हेलो दोस्तों, सब लोग आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो साथ में यही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर से ज़रूर यूपी पैट का जो आंसर की आई है वो देख ली होगी और उसको मैच कर लिया होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक, आप आने वाली जो भी जितनी भी सारी पोस्टें हैं उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए अपनी टॉपिक पर में हमने और वाक्य में हमने एक क्लास की पूरी कर भी ली थी और उसमें हमने ये जान भी लिया था कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और वाक्य को किस प्रकार से हम बांटते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने मैं 3 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बहुत ही पूछे जाते हैं और हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप समझिए और इन्हीं क्वेश्चन को समझाने में मेरी ये पूरी क्लास जाएगी, ये मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या लिखा है, वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के अंग आपको बताने हैं कि वाक्य कितने भागों में बटा होता है। तो इसका बताइए ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन 1 3, ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन जो 2 है वो 5, ऑप्शन 3 8 या फिर ऑप्शन 4 2। वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो इसका आंसर होगा वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से 2 अंग होते हैं ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि मैं आपको पढ़ाने भी जा रहा हूं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है इसका विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, ये मैं आपको क्लास में समझाऊंगा। ठीक, पूरा समझाऊंगा क्योंकि इस क्लास को पूरा देखना। इस क्लास में आज मैं उद्देश्य और विधेय को ही समझाने वाला हूं। तो पूरा समझना। तो वाक्य के अगर अंग पूछे जाए तो 2 होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। दूसरा क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर आपको वाक्य बताने हैं कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन तीसरा 8, ऑप्शन चौथा 5। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर अगर हम पूछे तो 5 तो होते नहीं है। रचना के आधार पर पूछे 2 तो होते नहीं है। रचना के आधार पर पूछे 8 तो होते नहीं है। रचना के आधार पर पूछे 4, चौथा 5 भी नहीं होते हैं। अरे चारों ऑप्शन गलत हैं। हाँ, यही तो आपको टेस्ट करना। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 होते हैं। वाक्य 3 प्रकार से बढ़ता है। रचना, इस वर्ड को समझ लेना, यहीं से ही सारा खेल है। रचना के आधार पर कैसे वाक्य बदलेंगे, अर्थ के आधार पर कैसे बनेंगे। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन में देखिए केवल वर्ड का खेल है। रचना के आधार पर पूछ लिया जाएगा, बदल जाएगा। अर्थ के आधार पर पूछ लिया जाएगा, बदल जाएगा। तो रचना के आधार पर 3 आपको शब्द पढ़ने पड़ेंगे, 3 आपको वाक्य पढ़ने पड़ेंगे। सॉरी, कौन कौन से होते हैं। एक होता है साधारण वाक्य। ठीक, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। एक साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा इसी में आता है मिश्रित वाक्य। तो पहले मैं आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में बताऊंगा, मतलब वाक्य के अंगों को पढ़ाऊंगा। फिर रचना के आधार पर जो वाक्य बटे हैं 3 प्रकार से, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इस चीज को भी मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। इसके बाद तीसरा लिखा है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो जब वाक्य का हम अर्थ निकालने बैठते हैं तो उस हिसाब से कितने प्रकार से वाक्य बट जाता है यहां पूछा गया। तो बताइए, क्या वो 8 प्रकार से बटता है, 3 प्रकार से अर्थ के आधार पर बटता है, 2 प्रकार से बटता है, या उसका केवल एक ही प्रकार है। इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 कौन सा होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 8। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। जैसे कि विधानार्थक वाक्य होते हैं, निषेधार्थक वाक्य होते हैं, आज्ञार्थक वाक्य होते हैं, 3 हो गए। प्रश्नार्थक वाक्य होते हैं, इच्छार्थक वाक्य हो गया, संदेहार्थक हो गया, इसके बाद संकेतार्थक हो गया और विस्मयबोधक वाक्य हो गया। तो इस प्रकार से इसके 8 इसके भाग होते हैं। तो अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाए तो 8 बताएंगे। रचना या प्रयोग या संरचना के आधार पर पूछा जाएगा तो 3 बताएंगे और उसके केवल अंग पूछे जाएंगे तो आप उसके 2 बताएंगे। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट जो करेंगे वो हम समझेंगे
कि वाक्य के जो अंग होते हैं जो कि दो प्रकार से बढ़ते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब ये उद्देश्य क्या होता है, ये विधेय क्या होता है, इस चीज को हम पूरा समझेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात? चलिए समझते हैं। ओके, तो कल हमने आपको ये चीज बताई थी कि वाक्य खंड जो होते हैं वो दो होते हैं। वाक्य के दो प्रमुख खंड होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। वाक्य के दो खंड होते हैं। अब देखिए उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, इस चीज को आपको समझना है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे कि हमने बोल दिया कि बच्चे स्कूल गए हैं। क्या बोला? बच्चे स्कूल गए हैं। अब समझिए, ये लिखा है बच्चे स्कूल गए हैं, या राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब आप कहोगे सर जी ये राम वाले वाक्य तो हम बचपन में पढ़ते थे। तो जो चीज आपको सिंपल से एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगी वो आपके दिमाग में घुस जाएगी, तो इसलिए हमने छोटे से इसके एग्जाम्पल लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है जैसे राम खाना खाता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कर्ता है, क्रिया है, सहायक क्रिया है, और कोई ना कोई ये काल की बात भी बता रहा है। तो समझिए, तो उद्देश्य की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो क्या लिखा है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो राम खाना खाता है, अगर हम यहाँ पर प्रश्न करें इससे कौन सा प्रश्न करें, इससे पूछे कौन खाना खाता है। अगर हम आपसे पूछे कि कौन खाना खाता है तो आप क्या कहोगे, सर जी राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो आप समझ गए कौन, जैसे ही हमने कौन बोला आपने उत्तर दिया राम खाना खाता है। तो वाक्य में अगर हम कौन से प्रश्न करते हैं और उसका जो भी हमें आंसर प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। समझ में बात आ गई? नहीं समझ में आई? दूसरे तरीके से समझिए, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए और उसके बारे में जो कुछ कहा जाए और उस कहने के लिए जो भी उसके लिए शब्द यूज किए जाएं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बोलें कि राम खाना खाता है, उस क्रिया को पूरा कौन कर रहा है, राम कर रहा है। आपका तुरंत आंसर क्या होगा, राम कर रहा है जो कि खाना खा रहा है। तो राम उसका क्या हो जाएगा, एक उद्देश्य हो जाएगा। वाक्य को पूरा कौन करेगा, राम के अलावा कोई पूरा नहीं करेगा। अगर हम इसका राम जो है ये छिपा लें तो खाना खाता है, कौन खाना खाता है नहीं पता, तो इसका आंसर क्या होगा, राम। तो बात ध्यान रखना, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है या उसे सूचित करने वाले जो शब्द होते हैं वो उद्देश्य कहे जाते हैं। ठीक है, उद्देश्य कहे जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि उद्देश्य क्या होता है। तो दूसरी बात समझना कि अगर हम इस वाक्य की बात कर लें तो इस वाक्य में जो राम है वो एक कर्ता भी तो है। राम क्या है, राम हमारा एक कर्ता भी तो है, जिसके द्वारा कार्य को संपन्न किया जा रहा है वो कर्ता कहलाता है। तो राम यहां पर कार्य कर भी तो रहा है। बात समझ में आ गई? समझिए, एक हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया, कुत्ता दिख रहा है? चलिए थोड़ा ऊपर लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखा, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। समझिए, हमने एग्जाम्पल लिखा कुत्ता भौंक रहा है, इस एग्जाम्पल की बात हो रही है। अब इस एग्जाम्पल से आपको समझना है कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। लिखा है कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता भौंक रहा है में उद्देश्य क्या हो जाएगा, जो कर्ता है। कर्ता इसका कौन है, कुत्ता है, तो ये एक हमारा क्या हो गया, कर्ता। ठीक, इसी कर्ता को क्या बोला जाएगा, उद्देश्य। अच्छा, अगर इसी के आगे हम एक शब्द लगा दे, भूरा कुत्ता। कुत्ता तो है लेकिन कैसा है, भूरा है,
तो समझिए यहाँ पर कर्ता को हमने और थोड़ा बढ़ा दिया, यानी कर्ता का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर विस्तार कर दिया। कर्ता का क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। तो समझिए कर्ता को बढ़ाने के लिए जितने भी शब्द यूज किए जाते हैं उनको हम कर्ता का विस्तारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता का विस्तारक, कर्ता का विस्तारक। तो यहां पर हमें कौन कौन सी बातें समझ में आई, कौन कौन सी बातें समझ में आई कि अगर हम उद्देश्य की बात करें, किसकी बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो उद्देश्य में हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो कर्ता होगा या फिर उस कर्ता के विस्तारक, कर्ता के विस्तारक। तो कर्ता और कर्ता के विस्तारक, यानी यहां पर अगर हम बात करें भूरा कुत्ता, पूरा ही हमारा उद्देश्य होगा। तो कर्ता और कर्ता के विस्तारक जितने भी होते हैं वो सारे उद्देश्य के रूप में रखे जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब अच्छा, अब इस उद्देश्य में समझते हैं कि उद्देश्य में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। कर्ता या कर्ता का विस्तारक जो होता है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो समझना, इसमें हमारे उद्देश्य में संज्ञा भी हो सकती है। क्या क्या, संज्ञा भी हो सकती है। संज्ञा के बाद इसमें सर्वनाम भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज कर ले उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम ही तो बोलेंगे। ठीक, या विशेषण हो सकता है। क्या हो सकता है, विशेषण हो सकता है, विशेषता बता दे, या फिर क्रिया विशेषण हो सकता है। ठीक, तो इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि उद्देश्य के रूप में कर्ता हो सकता है या कर्ता के विस्तारक हो सकते हैं। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ रही ना कि विस्तारक कौन कौन से होंगे। भाई कई बार वाक्य में उसका परिचय देने वाले अन्य शब्द भी साथ में लगा दिए जाते हैं। ठीक है, उसको हम केवल क्या कहते हैं, उद्देश्य का विस्तारक कहते हैं। अब हमने आपको क्या बताया कि इन उद्देश्य के विस्तारकों में हम संज्ञा का भी प्रयोग करते हैं, संज्ञा भी आ सकती है। ओके, इसमें हम सर्वनाम भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज सकते हैं, सर्वनाम का भी प्रयोग कर सकते हैं, विशेषण का भी प्रयोग कर सकते हैं, विशेषण का भी प्रयोग कर सकते हैं। विशेषण के बाद इसमें अगर क्रिया विशेषण की बात करें तो वो भी आ जाता है, क्रिया विशेषण भी आता है। तो आप समझिए, कर्ता या कर्ता का विस्तारक हमारा संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, क्रिया विशेषण, या अगर हम वाक्यांश की बात कर लें, वाक्यांश, वाक्यांश भी एक प्रकार से कर्ता का ही विस्तारक होता है। जैसे कि हमने इसके लिए लिख दिया घोड़ा भागता है। क्या लिखा, घोड़ा भागता है। तो समझिए यहां पर संज्ञा आ गई, संज्ञा आ गई घोड़ा। ठीक, कर्ता के रूप में यहां पर क्या लिखा है, संज्ञा लिखी है। दूसरा देखिए सर्वनाम, सर्वनाम में अगर हम इसी को कर दें, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। हमने संज्ञा के स्थान पर क्या लगा दिया, सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का यूज कर दिया, वह दौड़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्वनाम। अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण में क्या होता है, विशेषता बताई जाती है। जैसे कि विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। तो देखिए ये विशेषण आ गया, विशेषण का यूज हुआ। अगर हम क्रिया विशेषण की बात करें तो ऐसे समझिए, क्रिया विशेषण में हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे समझिए, भीतर बाहर एक सा। ठीक, जिसके भीतर बाहर एक सा, तो समझ सकते हैं ना, जिसके यहां पर शब्द क्या है, विलोपित शब्द है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। अगर वाक्यांश की बात कर ले तो वाक्यांश में ही हम लिख सकते हैं, जैसे झूठ बोलना पाप है, तो ये भी क्या हो गया, एक वाक्यांश आ गया। तो सिंपल सी बात आपको ये समझ में आ गई कि उद्देश्य आखिर होता क्या है और उद्देश्य का विस्तारक क्या होता है। तो जितने भी उद्देश्य होते हैं और जितने भी उद्देश्य के विस्तारक होते हैं वो
उद्देश्य का, जितने भी कर्ता होते हैं और जितने भी कर्ता के विस्तारक होते हैं वो सब उद्देश्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो हमें लगता है अब आपको उद्देश्य समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो घोड़ा हमारा क्या हो गया, एक उद्देश्य हो गया, जो कि क्या है, एक संज्ञा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम विधेय की। नेक्स्ट बात किसकी करते हैं, विधेय की। ये विधेय का देखिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका। तो विधेय की हमने आपको परिभाषा क्या समझाई थी, विधेय की परिभाषा हमने आपको क्या बताई थी। देखिए यहां पर लिखा हुआ है विधेय की परिभाषा, उद्देश्य के विषय में। अब उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा, अब इस पर क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए अथवा उद्देश्य जो कुछ कार्य करता है उसको हम विधेय की श्रेणी में रखेंगे। जैसे कि हमने यहां पर बोला था कुत्ता भौंक रहा है, तो कर्ता के बारे में ये जो बोल रहे हैं भौंक रहा है, उद्देश्य के विषय में यानी कर्ता के विषय में यहां पर क्या कहा जा रहा है कि वो भौंक रहा है। तो ये जो भौंक रहा है ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो कर्ता को छोड़ करके, कर्ता के विस्तारक को छोड़ करके, उद्देश्य को छोड़ करके जितनी भी चीजें बचती हैं वो सब विधेय होती हैं। इतनी बात आपको समझनी है। तो विधेय को समझने के लिए, विधेय को समझाने के लिए मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है कुत्ता डाल पर बैठा है, कुत्ता है तोता डाल पर बैठा है। दूसरा मैंने उसे पीटा। तीसरा लिखा है बच्चे खेल रहे हैं। तो 3 एग्जाम्पल, इन 3 एग्जाम्पल्स में हम तो आपको विधेय समझा देंगे कि विधेय क्या होता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, तो यहाँ पर अगर हम उद्देश्य निकालें तो एक तो तोता उद्देश्य निकलेगा, एक मैंने उद्देश्य निकलेगा और एक बच्चे उद्देश्य निकलेगा। तो ये तो हमने उद्देश्य अलग कर लिया। अब उद्देश्य के विषय में जो भी कहा जा रहा है उसके लिए जितने भी शब्द यूज किए जा रहे हैं, वो चाहे क्रिया हो, चाहे सहायक क्रिया हो, चाहे विशेषण हो, चाहे क्रिया विशेषण हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा किस में जाएगा, आपका विधेय में जाएगा। तो पहले वाले वाक्य में डाल पर बैठा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, तोता डाल पर बैठा है, तोता डाल पर बैठा है। ठीक, उसे पीटा, दूसरे वाले वाक्य में उसे पीटा, किसे पीटा, मैंने उसे पीटा। ठीक है, उसे पीटा। तो उद्देश्य को छोड़ करके शेष सारी चीजें क्या हो जाएंगी, विधेय हो जाएंगी। इसी प्रकार से बच्चे खेल रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, आपका पूरा विधेय हो जाएगा। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि कर्ता को छोड़ करके जितनी भी चीजें होती हैं, कर्ता या कर्ता का विस्तारक छोड़ करके कर्ता के बारे में जो कुछ बताया जाता है और वो चीज बताने के लिए जिन शब्दों का यूज किया जाता है उसको हम विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। अब जिस प्रकार से आपने उद्देश्य में पढ़ा कि कर्ता या कर्ता का विस्तारक होता है, इसी प्रकार से विधेय में भी क्या होता है, मूल विधेय को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का यूज किया कर लिया जाता है, जिसे हम विधेय का विस्तारक कहते हैं। क्या बोलते हैं, विधेय का विस्तारक। जिस प्रकार से कर्ता के विस्तारक होते हैं इसी प्रकार से विधेय के भी विस्तारक होते हैं। जैसे कि समझिए, ठीक, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं, अब आपको समझ में आएगा। हमने एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा, विधेय के विस्तारक को आपको समझा रहा हूं। मित्र पुस्तक पढ़ो, मित्र पुस्तक पढ़ो। ठीक, ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, मित्र पुस्तक पढ़ो, यहां पर कॉमा आना चाहिए। अब इसी में अगर हम जोड़ दें अच्छी, क्या जोड़ दें, अच्छी, मित्र अच्छी पुस्तक पढ़ो। तो देखिए यहां पर हमने क्या कर दिया, विधेय का विस्तार कर दिया एक शब्द लगा करके अच्छी, विधेय का हमने विस्तार कर दिया एक शब्द लगा करके अच्छी। तो यहां पर देखिए विधेय का क्या हो गया, विस्तार हो गया। तो अब यहां पर देखिए क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया है। जिस प्रकार से
कर्ता में जो विस्तारक के रूप में संज्ञा भी यूज हो सकती थी, सर्वनाम भी यूज हो सकता था, विशेषण भी यूज होता था। इसी प्रकार से अगर हम विधेय के विस्तारक की बात करें तो हर प्रकार से, ठीक है, क्रिया भी यूज हो सकती है, उसमें हम कर्म भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पुस्तक, ठीक, कर्म है, तो ये चीज क्या कहलाएगी? कर्म का विस्तारक। क्या कहलाएगी? कर्म का विस्तारक। अच्छी क्या कहलाएगी? कर्म का विस्तारक। समझ में बात आ गई? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है, उद्देश्य का विस्तारक या विधेय का विस्तारक क्या होता है। तो यहां पर आपके सामने मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें आपको बताना है कि उद्देश्य क्या होगा और विधेय क्या होगा। अगर उद्देश्य होगा तो किस प्रकार का वो उद्देश्य होगा, और अगर विधेय होगा तो वो किस प्रकार का विधेय होगा। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि उद्देश्य के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक, वाक्यांश आदि आते हैं। इसी प्रकार से विधेय की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम पूरक शब्दों के रूप में संज्ञा, विशेषण, संबंधवाचक, कारक या फिर क्रिया विशेषण को देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसको आप समझिए और इसको आप करिए। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर मोहन, तो आपका उद्देश्य हो गया। अब गेंद खेलता है, ये आपका पूरा क्या हो गया? विधेय हो गया। लेकिन मोहन क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो मोहन गेंद खेलता है, मोहन यहाँ पर करता है। कौन गेंद खेलता है? हमने आपको बताया कि प्रश्न अगर हम कौन करते हैं तो हमें कर्ता का बोध हो जाता है। कौन गेंद खेलता है? मोहन। तो मोहन हमारा उद्देश्य हो गया, और शेष उद्देश्य के बारे में जो चीज बताया जा रहा है, यानी कि गेंद खेलता है, तो गेंद खेलता है पूरा क्या हो गया? आपका विधेय हो गया। दूसरा देखते हैं, बुद्धिमान सदा सच बोलते हैं। कौन सदा सच बोलते हैं? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और सदा सच बोलते हैं ये क्या हो गया? हमारा विधेय हो गया। बुद्धिमान विशेषण, ठीक है, उद्देश्य का रूप क्या हो गया? विशेषण। वह आदमी सुस्त है। अब इसको समझिए, वह आदमी सुस्त है, आदमी सुस्त है, तो वह देखिए क्या आ गया? आपका उद्देश्य हो गया, बाकी सारी चीजें आपकी विधेय हो गई। वह एक क्या है? सर्वनाम है। आदमी सुस्त, अब देखिए सुस्त यहाँ पर एक विशेषण है कि नहीं है? तो उद्देश्य के रूप में आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर विशेषण का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जिस प्रकार से हम कर्ता में देखते हैं कि सारी चीजें आती हैं, इसी प्रकार से, यानी व्याकरण की सारी चीजें आती हैं, इसी प्रकार से विधेय में भी व्याकरण की चीजें आ सकती हैं। इसी प्रकार से मोहन धीरे धीरे लिखता है, इसको समझिए, मोहन धीरे धीरे लिखता है, तो मोहन आपका कर्ता हो, ये कर्ता हो गया, यानी कि उद्देश्य हो गया। बाकी सारी चीजें क्या हो गई? आपकी विधेय हो गई। और धीरे धीरे लिखता है मतलब क्या है? क्रिया विशेषण द्वारा ये आपका विधेय का विस्तारक है। तो ये क्रिया विशेषण का विधेय का विस्तारक हो गया। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कम से कम उद्देश्य और विधेय तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाएंगे कि रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर वाक्यों को 3 प्रकार से बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इससे संबंधित आप एग्जाम्पल लगाइए, बुक को थोड़ा सा रीड कर लीजिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए, और थोड़े प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, आपको ये टॉपिक एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।